नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपके सामने वारदात की घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी घटना है जिसने पूरे दिल्ली को हिला के रख दिया था। ऐसी घटना जिसमें पुलिस की जांच, सीबीआई की जांच व लोअर कोर्ट अदालत का किया गया फैसले से भी लोग नाराज़ हो गए थे। और कहीं न कहीं एक ऐसी घटना मानी जाती है जिसमें लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च निकाला, इस केस की अच्छी जांच करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। और एक ये ऐसी घटना भी है जिसमें एक पिता जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आता था, प्रत्येक केस की पैरवी करता था, हर डेट पर खड़ा रहता था और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो दर-दर की ठोकरें खाता था, गेस्ट हाउस में रुकता था। रुकने के बाद अगले दिन केस की डेट पर जाता था और केस पर की डेट पर जाने के बाद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता था। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे केस की जिसका नाम है प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड। प्रियदर्शनी मट्टू जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली थी। भारत का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ की मट्टू, जहाँ उसने पहली शुरुआती शिक्षा उसकी वहीं जम्मू कश्मीर में हुई। उसके बाद बीकॉम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वो दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आई थी। एक अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की, पारिवारिक लड़की और शिक्षा के उद्देश्य से दिल्ली आना। वहाँ पे उसके अंकल रहते थे। दिल्ली की बसंत विहार के दक्षिणी दिल्ली में वो एक फ्लैट में रहती थी। जब वह दिल्ली जाती थी तो वहीं पर एक बहुत बड़े बिगड़ैल बाप का बेटा, एक आईपीएस का बेटा संतोष सिंह, जब पहली बार उसको देखता है तो उसके दिल में उसके लिए प्यार जागृत हो जाता है, क्योंकि वो प्रियदर्शनी का सीनियर था। प्रियदर्शनी एलएलबी प्रथम में थी, वो 4th या 5 सेमेस्टर में था। ऐसे में दोनों का प्यार उसके मन में प्यार हो जाता है। ये प्यार उसका एक तरफा प्यार था। प्रियदर्शनी उसके प्यार से राजी न थी। ऐसे में वो बार बार प्रियदर्शनी का पीछा करता है, बार बार उसको परेशान करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा। इसी प्रकार के लालच व प्रलोभन देता रहता है, जिससे प्रियदर्शनी परेशान रहती है। वो अपने मम्मी पापा को भी बताती है, तो मम्मी पापा पहले तो कहते हैं कि इससे दूर रहो, इससे किसी प्रकार से इसको देखा करो तो कहीं छुप जाया करो, हट जाया करो। लेकिन तब पर भी यह नहीं मानता है। तो इसके पापा फिर कहते हैं कि तुम नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन हो उसमें शिकायत कर दो, प्राथमिकी दर्ज करा दो। ऐसे में प्रियदर्शनी शिकायत भी करती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके पिताजी एक आईपीएस अधिकारी थे और सीनियर आईपीएस अधिकारी थे। तो ऐसे में किसी का उसके खिलाफ जांच करना या किसी प्रकार की कार्रवाई करना से पुलिस के नीचे के जो कर्मी होते थे वो डरते थे। पहले तो वो जम्मू कश्मीर में तैनात थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर पद पे हो गई। वैसे तो ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली में 2nd नंबर का पद होता है। और जब ये केस हो गया तो केस में थोड़ा सा पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए इसको बहुत बार समझाया, और फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक राजेंद्र सिंह नाम के सिपाही थे, उनके सुरक्षा के लिए प्रियदर्शनी के पास लगा दिया, क्योंकि बार बार जब इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया तो ऐसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सिपाही कांस्टेबल प्रियदर्शनी के सुरक्षा के लिए लगाया गया कि वो खतरा ना हो जाए। अच्छा, प्रियदर्शनी जाती थी तो ये तब पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और दिन प्रतिदिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। ऐसे में एक बहुत ही मनहूस शाम, बहुत ही खराब शाम कह सकते हैं आप, क्योंकि उस शाम को प्रियदर्शनी और उसके मम्मी पापा फिर बाद में यहाँ आके रहने लगे, लेकिन मम्मी पापा किसी काम से बाहर हुए गए थे। प्रियदर्शनी विद्यालय जाती है, कॉलेज जाती है, कॉलेज से वापस आती है तो जो कांस्टेबल थे राजेंद्र सिंह, वो अपने घर चले जाते हैं। उसी शाम वो प्रियदर्शनी के घर आता है, तो उस समय इनका नौकर जो था, प्रियदर्शनी का जो कुक था, जो खाना बनाता था, विश्वनाथ,
वो मिलता है तो उसको पूछता है कि क्या प्रियदर्शनी घर पर है, तो वो खाना बनाकर अपने घर वापस जा रहा था, तो वो कहता है कि हाँ प्रियदर्शनी अपने घर पर है। ऐसे में वो अंदर जाता है और प्रियदर्शनी का रेप करता है। जब वो रेप के लिए आपत्ति करती है तो रेप करने के पश्चात वो एक हेलमेट लेके गया था, हेलमेट से 19 बार उस पर प्रहार होता है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें यह बताया गया था कि 19 बार प्रहार किया गया। ऐसे में फिर जो हीटर वाला तार होता है, जो हीटर या किसी मोटी चीज़ में लगाया जाता है, उस तार से गला कस के हत्या कर दी जाती है। हत्या हो जाने के बाद वो वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेता है और चला आता है। उसके अगले दिन वो उसी शाम को जब राजेंद्र सिंह थोड़ी देर बाद फिर वापस आते हैं तो देखते क्या हैं कि ताला अंदर से बंद है। वो बार बार आवाज़ देते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। ऐसे में वो पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कांच के टुकड़े, वो जिस तार से उनका गला कसा था वो पड़ा था। वो तुरंत बिना देर किए हुए पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, फिर उनके माता पिता भी, तब तक ये खबर नहीं मिल पाई थी, उनको भी मिलती है, वो भी आते हैं और फिर उसके बाद जांच पड़ताल होती है। लेकिन इस जांच पड़ताल में सभी पुलिसकर्मी, सभी जांच अधिकारी इस बात से डर रहे थे कि ये संतोष सिंह आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह का लड़का है, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी बेइज्जती होगी, तो इसलिए वो खुलकर इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाते हैं और जांच पड़ताल भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती है, सही से एविडेंस इकट्ठा नहीं किए जाते हैं। फिर शव का पंचनामा भर के डीएनए जांच होती है। डीएनए जांच में भी सही से जांच नहीं हो पाती है, लेकिन डीएनए जांच होती है। जांच के बाद में जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जब ये खबर आग की तरह फैली तो बहुत ज़्यादा देश में और दिल्ली में रोष पैदा हो गया। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, लोगों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए दुहाई दी, क्योंकि एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य शिक्षा के उद्देश्य से आने वाली लड़की के साथ इतनी निर्मम तरीके से एक तो रेप, दूसरी उसकी हत्या, और जैसा कि मामला भी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था तो उसमें जो युवा लड़के लड़कियां थे, जो इसके कॉलेज के बच्चे थे, उन लोगों ने भी कैंडल मार्च निकाला और पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया। ये माना जाता है कि इससे पहले इतना ज़्यादा कैंडल मार्च का प्रचार प्रसार नहीं हो सका था। फिर जब ज़्यादा देश में भूचाल टाइप का आ जाता है, ऐसी स्थिति में सरकार इस केस को सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई के भी जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो जांच करते हैं और जांच करने के बाद मामला लोअर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करके डाला जाता है, जिसमें लोअर कोर्ट पहले जब पुलिस पहले तो पकड़ कर उसको जेल में डाल देती है, उसके बाद मुकदमा लोअर कोर्ट में चलता है। लेकिन लोअर कोर्ट सारे जो डीएनए थे या वहाँ पर जो हेलमेट का कवर मिला हुआ था, शीशा या तार, लोगों के बयान, उसमें सही से जो जांच नहीं हो पाई थी, उसमें ऐसा माना जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट कि कहीं ना कहीं सीबीआई को बहुत फटकार लगाती है और अपने बेनिफिट के लिए ऐसे डाउट बनाए जाते हैं जिनसे वो कोर्ट स्वयं कहती है कि मैं मानता हूँ कि संतोष सिंह ही इस वारदात का असली मुजरिम है, लेकिन सही से एविडेंस, सही से साक्ष्य और सही से जो वहाँ पर बयान ये सब होने चाहिए वो सही से नहीं किए जाते हैं, इसलिए वो इसको उस समय बरी कर देती है। 29 जून 2002 को कोर्ट इनको बरी कर देती है और ऐसे में उनके पिता बिल्कुल निराश हो जाते हैं। निराश हो जाने के बाद पुनः सीबीआई की भी बहुत फजीहत होती है। ऐसे में सीबीआई इस केस को हाई कोर्ट ले जाती है। जब
केस हाई कोर्ट पहुंचता है तो हाई कोर्ट इस केस को बहुत रियर ऑफ द रियर केस मानता है और सारे एविडेंस, और जैसा कि पहले बताया था कि गवाहों के वो नहीं लिए गए, तो उसमें जो इनके पड़ोसी थे उन्होंने वहाँ पर बयान दिया था, उन्होंने संतोष सिंह को आते हुए देखा था। ऐसे में दोनों के बयान दर्ज किए जाते हैं और फिर हाई कोर्ट में जो अपील दाखिल की जाती है उसमें साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर जो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय जो फैसला सुनाती है उसमें संतोष को फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन फांसी की सज़ा से बचने के लिए संतोष, क्योंकि खुद LLB की पढ़ाई कर चुका था, खुद वकील था, खुद पढ़ा लिखा था, उसके पिता IPS थे, तो अपने बच्चे की फांसी की सज़ा बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको रियर ऑफ द रियर केस नहीं मानता और सारे बयान, एविडेंस, DNA और वहाँ पर जो भी साक्ष्य या सबूत इकट्ठा पाए गए थे उसके आधार पर उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में परिवर्तित कर देता है, जिससे अब वो तिहाड़ जेल में बंद है। बीच बीच में वो LLM की पढ़ाई करने के लिए या किसी शादी के उद्देश्य से या कोई ना कोई बहाना बनाकर पैरोल 2-4 बार उसको प्राप्त हुई है। लेकिन ये एक ऐसे सिरफिरे की, एक बिगड़ैल बाप के बेटे की, एक पावरफुल पैसे के धुंध में अंधे व्यक्ति की एक तरफा प्यार की ऐसी कहानी थी जिसने पूरी दिल्ली को दहला के रख दिया था। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह कहीं न कहीं आश्चर्यचकित, अचंभित और बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि इस घटना ने एक किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी को बाहर पढ़ाई के उद्देश्य भेजने में डर सा लगने लगा था, क्योंकि वो यहाँ एक लॉयर बनने आई थी, LLB की पढ़ाई करने आई थी और LLB के पढ़ाई करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अच्छी वकील बनना चाहती थी। अगर वो आज ज़िंदा होती तो उसकी उम्र लगभग 50 साल के ऊपर होती और एक वो अच्छी वकील होती, और आज अगर वो अच्छी वकील होती तो शायद उसका नाम देश के अच्छे वकीलों में लिया जाता, क्योंकि जो लड़की जम्मू कश्मीर से दिल्ली इतना बड़ा उद्देश्य लेके आई थी, अपने कार्य को पूरा करने के लिए आई थी, उसके साथ में ऐसी घटना घटित हो गई जिससे सभी लोग अचंभित हो गए। लेकिन इस केस में उसके पिता की जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतनी कम है, और उसके पिता को मेरा और मेरे चैनल का सैल्यूट है, जो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक आता था और प्रत्येक डेट पर, प्रत्येक कार्रवाई पर वह लगा रहा और लास्ट में उसने अभियुक्त को सज़ा दिलाकर भी चैन ली। जो दोषी था उसको सज़ा मिली, तो जो गलत कार्य करता है उसका परिणाम भी हमेशा गलत होता है, जैसा कि इस घटनाक्रम में हुआ। एक तरफा प्यार, एक सिरफिरे जैसा प्यार, ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान, बहुत ही जागरूक और बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर प्रियदर्शनी मट्टू केस की जो कहानी या जो वारदात की घटना है वह मेरे द्वारा जो बताई गई हो, अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही क्राइम की वारदातें मेरे चैनल पर सुनते रहें। जय हिंद, जय भारत।